नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। गोरखपुर में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश पासवान ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और मुख्यमंत्री ने दोनों ही मंत्रियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राप्ती तट के किनारे बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों का निरीक्षण किया है। साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर से दाऊदपुर में निर्माणाधीन ओवरब्रिज और 6 लेन कार्यों का भी जायजा लेते नजर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ सिंचाई एवं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से बांधों और निर्माणाधीन 6 लेन को लेकर भी बातचीत की। और आपको बता दें कि विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। समाजवादी पार्टी ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हो रही है यह बैठक। 10 सीटों पर होने वाले हैं उपचुनाव प्रदेश में, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी मंथन करेगी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों के आधार पर सबसे बड़ी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी आज उपचुनाव के मद्देनजर मंथन करने वाली है। खुद अखिलेश यादव की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। जिला अध्यक्ष, प्रभारी पदाधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर यह मंथन हो रहा है और इस बैठक में जिला अध्यक्ष, प्रभारी और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद हैं। विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां अब तेज होती नजर आ रही हैं। एक के बाद एक बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बाद अब मौका उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव का है और इस लिहाज से किस तरह की तैयारियां, किस तरह के फैसले, कैसे उम्मीदवारों का चयन होगा, ये सभी महत्वपूर्ण कदम रहने वाले हैं, जिस पर समाजवादी पार्टी भी सोच समझकर फैसला लेने वाली है। किस तरह से उम्मीदवारों को उतारा जाए, क्या रणनीति अपनाई जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बेतहाशा सफलता मिली है समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को। देखना यह भी दिलचस्प होगा कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी को इसमें मिल पाती हैं उपचुनाव के तहत, क्योंकि कांग्रेस के भी नेताओं की ओर से कुछ सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है। ऐसे में इन 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव बहुत कुछ बयां करेगा, इसके नतीजे बहुत कुछ बयां करेंगे। बहरहाल आज की बात करें, आज बड़ी बैठक विधानसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी कर रही है और खुद जो पार्टी के इस वक्त सर्वेसर्वा हैं यानी अखिलेश यादव, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। कुछ सीटों पर जिस तरह से आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान कई सारे विधायक जो अब संसद पहुंच चुके हैं, सांसद के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन जगहों पर खाली हुई सीट के तहत उपचुनाव। तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता, और ज्यादा बातचीत के लिए। तौकीर, आज की बैठक कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण उपचुनाव के मद्देनजर? आज के लोकसभा चुनाव में जब तक वहां पर कैंपेनिंग में जुटे हैं और उसके बाद सदन में वहां पर वो मौजूदगी उनकी नजर आ रही थी, लेकिन जब से वो लखनऊ आए हैं लगातार बैठक कर रहे हैं। कल भी उन्होंने बैठकें की थी, कल ज्वाइनिंग भी हुई, एक बड़ी ज्वाइनिंग जो 2019 के सांसद थे फजलुर रहमान, उन्होंने पार्टी को ज्वाइन कराया। इसके बाद आज वो कई जो ऐसे नेता हैं जो उनके जिला प्रभारी हैं, जो मंडल प्रभारी हैं, खासकर उन सीटों के जहां पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, इसमें करल जो खुद उन्होंने अपनी सीट छोड़ी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लालजी वर्मा है, कई ऐसी सीटें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि इन 10 सीटों में ज्यादातर ऐसी सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी के विधायक लोकसभा पहुंच चुके हैं। अब उनके सीटों पर उपचुनाव होना है, यानी कि चुनौती जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए ज्यादा बड़ी है। उन्हें ज्यादा सीटें जीतनी होंगी अगर इस पूरे माहौल को बनाए रखना है। यानी कि समाजवादी पार्टी ने जो भी लोकसभा चुनाव में जो बड़ी जीत दर्ज की, वो कहीं ना कहीं उनके लिए चुनौतीपूर्ण भी है कि आने वाले चुनाव में भी वो इसी तरह की जीतें दर्ज करते रहे। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो उनको भी अब साबित करना है अपने आप को कि लोकसभा चुनाव जिन कारणों से वो हारे उसकी उन्होंने समीक्षा कर ली है और कहीं ना कहीं चुनाव में पूरी मजबूती के साथ वो चुनाव में है। बड़ी चुनौती दोनों पार्टियों के लिए है
लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार मंथन कर रहे हैं। आज भी उन्होंने कई ऐसे नेता है जो विधायक है, सांसद है और इसके अलावा जो जिला प्रभारी है उनको आज बुलाया है, उनके साथ मंथन कर रहे हैं। टिकट पर भी मंथन होगा, प्रत्याशी पर भी मंथन होगा। तो आखिर कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर भी जवाब दें, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का हौसला किस तरह से बढ़ गया है इन लोकसभा चुनावों के बाद? देखिए, मैंने आपको बताया कि 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के ही विधायक अब लोकसभा पहुंचे हैं, यानी कि वो एक समाजवादी पार्टी अपने पास रखना चाहेगी। 3 सीटें ऐसी जो भारतीय जनता पार्टी की कहने की है, माना जा रहा है कि वही 3 सीटें कांग्रेस को दी जाएंगी और कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगा। तो उतारे के फिलहाल जो जोश की बात आपने कही वो कहीं ना कहीं हाई जरूर है, क्योंकि जिस तरह से जो रिजल्ट आए और उस नतीजों के बाद से अखिलेश यादव लगातार उनके जो जोश है वो नजर आ रहा है, उनके कार्यकर्ताओं में जोश नजर आ रहा है। अभी 1 जुलाई को उनका बर्थडे था और पार्टी कार्यालय में वो मौजूद नहीं थे, इसके बावजूद पूरी पार्टी कार्यालय जश्न में डूबी थी। बाहर लगाए गए थे, भंडारे लगाए गए थे, आयोजन किए जा रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे। काफी समय बाद जो समाजवादी पार्टी का मुख्यालय है वहां पर इस तरह का नजारा देखने को मिला था। चलिए, बहुत शुक्रिया तौकीर, नजरें बनाए रखिए इस बड़ी खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल बड़ी जानकारी, उपचुनाव के मद्देनजर आज समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक। उधर हाथरस हादसे के बाद पहली बार कैमरे पर नजर आए सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने कहा कि हम 2 जुलाई की घटना के बाद अब बहुत ज्यादा व्यथित हैं। सभी शासन और प्रशासन पर भरोसा रखें, हमें विश्वास है कि जो भी उपद्रवी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें, हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है। हाथरस मामले में मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर उनके वकील ए.पी. सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रकरण में जो एफआईआर में नामजद किए थे देवप्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, आज हमने पुलिस को, एसआईटी को और एसटीएफ को यहां दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। ये मेरा वादा था कि हम कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाएंगे, कोई एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे और हम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने किया क्या, हमारा अपराध क्या है। वो इंजीनियर है, हार्ट पेशेंट थे, डॉक्टरों ने कहा ठीक अब थोड़ी सी स्थित है, हमने बिना किसी देर लगाए, लोग कहते अगले दिन, हमने आज वादा किया था, आज आप लोगों से कहा था कि हम देवप्रकाश मधुकर को सरेंडर करेंगे, पुलिस के सामने ले जाएंगे, पूछताछ करें, इन्वेस्टिगेशन में भाग लें, जांच में भाग लें। हमने उनको सौंप दिया है एसआईटी को और उत्तर प्रदेश पुलिस को। अब वो पूरी जांच कर लें, स्टेटमेंट कर लें, बयान कर लें, रिकॉर्ड कर लें। अब ये उनकी अपनी इच्छा है। हाँ, उनका स्वास्थ्य ध्यान रखा जाए, हार्ट पेशेंट है, कोई चीज उनके साथ गलत ना हो। और रुख करेंगे इस वक्त की एक बड़ी जानकारी का, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें इस पूरे प्रकरण से जुड़ी हुई। हाथरस में सत्संग भगदड़ का मामला और न्यायिक आयोग की टीम पहुंची है हाथरस। इस टीम में 3 सदस्य शामिल हैं और जानकारी के अनुसार जो जांच पड़ताल है वो कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। न्यायिक आयोग की टीम पहुंच चुकी है हाथरस और अभी तक की जानकारी के अनुसार 100 से भी ज्यादा लोगों के बयान
न्यायिक आयोग की टीम जो है वो दर्ज कर चुकी है। न्यायिक आयोग की टीम के पहुंचते ही जो तमाम पुलिस के अधिकारी हैं वो भी दरअसल पहुंचे हैं मौके पर। और हमारे संवाददाता आर्यव्रत पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आर्यव्रत, न्यायिक आयोग की टीम जो है वो पहुंच चुकी है हाथरस, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? कौन कौन से अधिकारी मौजूद हैं टीम के साथ? न्यायिक आयोग की टीम 3 सदस्यीय टीम हाथरस 12 बजे पहुंच चुकी थी। उनके साथ में जिलाधिकारी हाथरस आशीष कुमार पटेल, पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल पुलिस लाइन में मौजूद थे। एक घंटे बाद यहाँ पुलिस लाइन से टीम निकल चुकी है। आर्यव्रत, और क्या कुछ यहां पर न्यायिक आयोग की टीम ने जांच पड़ताल के मद्देनजर किया है? चूंकि इससे पहले भी एसआईटी अपनी जांच लगातार कर रही है, अब बहुत कुछ प्राथमिक रिपोर्ट में सामने आया है। न्यायिक आयोग की टीम ने क्या कुछ यहां से जांच पड़ताल की शुरुआत की है? जी, अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया कि न्यायिक जांच कमेटी ने क्या अपनी जांच करी है, क्योंकि वहां मीडिया को जाने से रोक लगा दी गई थी कि मीडिया अंदर नहीं आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आर्यव्रत इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी हाथरस की घटना को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल मुजफ्फरनगर पहुंचे और इस बीच क्या कुछ मायावती ने पोस्ट किया है वो आपको बता दें। दरअसल उन्होंने एक तरह से कटाक्ष किया है। क्या कुछ लिखा है मायावती ने वो इस पोस्ट के जरिए देखिए। पाखंडवाद के बहकावे में अपने दुख और पीड़ा को और नहीं बढ़ाना चाहिए, ये सलाह दी है। बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलकर सत्ता खुद अपने हाथों में लेकर अपनी तकदीर खुद बदलनी होगी, ये भी उन्होंने कहा है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं इस वक्त की एक बड़ी जानकारी का। बड़ी जानकारी आपको बता दें जो इस वक्त सामने आ रही है। जिला कोर्ट में 3 मामलों में सुनवाई आज होनी है। सर्वे के बाद एएसआई सौंप चुका है अपनी रिपोर्ट और रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष अपनी आपत्ति दाखिल करेगा। 2 अन्य याचिकाओं पर भी होगी अहम सुनवाई। व्यास तहखाने के छत की मरम्मत पर सुनवाई, कई स्थानों के सर्वे की मांग पर भी जो सुनवाई है वो दरअसल होनी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दरअसल रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष अपनी आपत्ति दाखिल करेगा। 2 अन्य याचिकाओं पर भी, यानी अलग अलग याचिकाएं हैं, उसके संदर्भ में यह सुनवाई होनी है। व्यास तहखाने के छत की मरम्मत का भी मुद्दा है। कई स्थानों के सर्वे की मांग भी सुनवाई के अधीन है। गौरतलब है कि एएसआई अपनी सर्वे के बाद जो रिपोर्ट है उसे सौंप चुका है और अब इस पर अपनी आपत्ति मुस्लिम पक्ष दर्ज कराएगा। धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से ज्यादा बातचीत के लिए। धर्मेंद्र, किस तरह से अलग अलग याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है और कितनी महत्वपूर्ण है पूरे मामले से जुड़ी हुई? देखिए, जैसे सबसे बड़ी चीज है कि 3 अहम मामले हैं जिसपे आज सुनवाई होनी है। विगत कोर्ट बंद होने के बाद अब कोर्ट खुली है जुलाई माह में, और इसके बाद एएसआई सर्वे रिपोर्ट जो दाखिल की गई थी जिला जज की अदालत में, पहली सुनवाई उसको लेकर होगा। क्योंकि सर्वे का एएसआई ने रिपोर्ट सौंप चुका है न्यायालय को। सर्वे रिपोर्ट में मुस्लिम पक्ष को आपत्ति दाखिल करने का मौका मिलेगा। जिला जज की अदालत में 2 अन्य याचिकाओं पर भी अहम सुनवाई है। व्यास तहखाना की छत की मरम्मत एवं अन्य स्थानों की सर्वे की मांग पर सुनवाई होगी। जिला जज की अदालत में जो ये तीनों सुनवाई अहम होंगी, पहला तो है कि एएसआई सर्वे को लेकर होगी, जिसपे एएसआई टीम ने सर्वे की रिपोर्ट जो 263 पेज की दाखिल की है उस पर मुस्लिम पक्ष अपनी आपत्ति दाखिल कर सकेगा या कर सकता है। दूसरा रहेगा कि जो व्यास तहखाना है उसकी मरम्मत को लेकर ज्ञानवासी परिक्षेत्र में हिंदू पक्ष द्वारा जो याचिका जी, क्या उसमें जो मरम्मत है वो होगी नहीं होगी,
बिल्कुल धर्मेंद्र, कुल मिलाकर आज काफी महत्वपूर्ण सुनवाई इस पूरे मामले में होनी है और अलग अलग याचिकाओं के माध्यम से होनी है। देखना बड़ा महत्वपूर्ण और दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या कुछ आज कोर्ट में होता है। आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। उधर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल मुजफ्फरनगर पहुंचे और यहां पर उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान लगाए जाने वाले शिविर के संचालकों के साथ बैठक की। इस दौरान मंत्री कपिल देव अग्रवाल कांवड़ ने कहा कि पर्व को घर में मनाए जाने वाले उत्सव की तरह ही भव्यता के साथ मनाया जाएगा। कांवड़ की ऐसी व्यवस्था न बनाए कि प्रशासन को किसी प्रकार की आपत्ति करनी चाहिए। हम सब देखिए, कांवड़ से न तो प्रशासन का है, इनका हम सबका और हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि कोई काम ऐसा ना करें। हम सेवा भाव से प्रभु का गुणगान करते जा रहे हैं, प्रभु को मनाने के लिए हम जा रहे हैं। हमको कोई धींगा मस्ती नहीं करनी। तो सबसे निवेदन किया गया है कि ठीक प्रकार से कांवड़ सी संपन्न। दरअसल कांवड़ यात्रा के संदर्भ में ये बड़ी बैठक आज हुई है, बातचीत हुई है किस तरह से पूरी यात्रा का संचालन होना है, भव्यता के साथ, जोश के साथ पूरे पर्व को मनाना है और सब कुछ कंट्रोल में रहे प्रशासन के। ये भी एक तरह से बातचीत का मुख्य देह रहा। उधर लखनऊ के मैंगो फीस्ट गार्डन में हर किस्म के आमों की भरमार है। गार्डन संचालक साल भर आमों को उत्पादन करते हैं। जनता टीवी ने इस मैंगो फीस्ट गार्डन का जायजा लिया, आप भी देखिए। फलों का राजा आम हर इंसान के मन को उसके स्वाद के लिए ललचाता है। इसके इंतजार में लोग जून जुलाई के महीनों की राह ताकते हैं। इसी बीच हम पहुंचे आलमबाग के पारा इलाके में स्थित इस खूबसूरत से मैंगो फीस्ट गार्डन में, जहां के संरक्षक एस.सी. शुक्ला जी से उनकी इस मेहनत के बारे में हमारी बात हुई। आज हम खड़े हैं आलमबाग पारा के मैंगो फीस्ट गार्डन में, जिसके संरक्षक हैं एस.सी. शुक्ला जी। आइए आज हम सर से पूछते हैं कि उनको क्या प्रेरित किया इस खूबसूरत बाग को बनाने के लिए। मैडम, असल में बाग का कॉन्सेप्ट ये है कि लोग आएँ, एंजॉय करें और थोड़े ही समय में पसीना कम बहा के ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी देख लें। उसमें उनको आनंद मिलेगा। अगर मान लो बड़ी बागों में ले जाओ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। समर सीजन होता है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको सर्वाइवल में रहने के लिए गर्मी में। तो यहाँ मैंने करीब 352 वैरायटी लगाई हैं आम की, और ये सब खूब फलती हैं हर साल। आने वाली ऐसी वैरायटी हैं जो रेगुलर फ्रूटिंग की हैं, और इनमें पूरे संसार के हर देश का आम है जो वहाँ की प्रसिद्ध प्रजातियाँ हैं। अपने देश के हर राज्य का आम आपको यहाँ मिलेगा। ऐसी प्रजातियाँ हैं जो 12 महीने फल देती हैं। एक तरफ फूल आ रहा है, एक तरफ अमियाँ आ रही, एक तरफ आम पक रहा है। इस तरह की बहुत सारी वैरायटी यहाँ पे हैं। तो जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के दिल लखनऊ में ये खूबसूरत सा बाग है, तो वो लखनऊ वाले लोग जो अभी इस बाग के बारे में नहीं जानते, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लखनऊ हो या कोई और हो, हमारी जो यहाँ की देन है, जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, उनके बारे में सबको इंटरेस्ट होता है। कोई भी व्यक्ति हमें नहीं मिला जो आज तक आमों में इंटरेस्ट न रखता हो, क्योंकि बचपन से जो चीज़ खाता इंसान, और आम हमारे भगवान राम से लेकर आज तक हमारे जीवन के पैदा होने से लेकर मृत्यु तक इसके हमारा महत्व है। आम का, इसके पत्तों का महत्व है, लकड़ी का महत्व है, फल का महत्व, हर चीज़ के, इसकी गुठली के पाउडर का महत्व है, हर चीज़ का महत्व है। इसलिए सबको इंटरेस्ट होता है। हाँ, ये सही अलग बात है कि उनको इस बाग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन अब मेरी सरकार ने अभी एक हर्टी टूरिज़्म पे बहुत बड़ा एक प्रयास किया है कि लोगों को उसके बारे में जानकारी हो, इको टूरिज़्म के बारे में जानकारी हो। तो शहर के इस कंक्रीट के जाल के अंदर आलमबाग क्षेत्र में जो बेशकीमती ज़मीन है, इसको मैंने, आप समझिए, करीब यहाँ 700 मैंने पौधे लगाए हैं। करीब 7 एकड़ की ज़मीन मैंने इसीलिए रिज़र्व की है कि लोग जल्दी से आएँ, इन आमों को देख सकें, समय के अंदर बगैर पसीना बहाए एंजॉय कर सकें, फल का आनंद लें, पेड़ पौधे लें और आगे अपने हरियाली फैलाएं अपने ज़िले और प्रदेश में। एस.सी. शुक्ला जी से हमें पता चला कि यहाँ दुनिया के लगभग हर वैरायटी के आम उन्होंने लगाए हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारत के हर राज्य के आम की प्रजाति यहाँ मौजूद है। 7 एकड़ की जमीन पर उन्होंने करीब 700 पौधे लगाए हैं। उनका कहना है कि सरकार की इको टूरिज्म की मुहिम से काफी लोगों को इस बाग के बारे में पता चलेगा और वो भी इसका लुत्फ उठा सकेंगे।
इस बाग में लगभग 250 प्रकार के आम हैं, जिनमें 155 स्थानीय प्रजातियां हैं जो एससी शुक्ला जी द्वारा संरक्षित हैं। यहाँ की प्राकृतिक खेती के विधान ने स्वस्थ बनाया है और आमों का स्वाद भी अद्वितीय है। इस प्रकार आलमबाग का मैंगो पीस गार्डन अद्वितीय स्थल है जो अपनी प्राकृतिक संरक्षा, विविधता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ के आमों की प्राकृतिक सुंदरता कितनी ज्यादा अच्छी है। इसी के साथ कैमरा पर्सन रियाज, मैं कृतिका पांडे, जनता टीवी, लखनऊ। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। एक अभिनव कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है और वह है समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित होने वाले अभ्युदय कोचिंग सेंटर। अभ्युदय कोचिंग सेंटर का संचालन, वहां पे अच्छी फैकल्टी तो है ही, अच्छे टीचर तो है ही, लेकिन साथ साथ वहां पर जो लोग उस परीक्षा को पास करके किसी अन्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कोई जिलाधिकारी है, कोई सीडीओ है, कोई नगर आयुक्त है, कोई बीडीओ है, कोई किसी अन्य पद पर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ये लोग जाकर के एक क्लास लेते हैं और उस क्लास को हम वहां उपस्थित होकर के भी अटेंड कर सकते हैं। उस क्लास में हम फिजिकली हो या फिर वर्चुअली भी हम जुड़ करके उसका लाभ लेकर के अपने आप को उस परीक्षा की तैयारी के योग्य बना सकते हैं। ये अभिनव प्रयास हो रहा है हर स्तर पर उत्तर प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त हो सके। आज इसी में यह आश्रम पद्धति का विद्यालय अनंतपुर गांव में आज यहां पर उद्घाटन हो रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि उद्घाटन के साथ ही यहां बालिकाओं का प्रवेश भी हो गया है। मैं देख रहा हूं उन बालिकाओं के मन में आगे बढ़ने का एक जज्बा है, कार्य करने की एक ललक है। घर से दूर रह करके, यहां पर रह करके वे अपने अच्छे करियर को आगे बढ़ाएंगी और फिर अपनी योग्यता और अपनी प्रतिभा के बल पर प्रदेश का, देश का नाम रोशन करने का कार्य भी करेंगी। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने एक नियमित दिनचर्या अपनाएं। छात्रावास यहां पर जो अधीक्षक होंगी या फिर जो भी हमारे आश्रम पद्धति के विद्यालय हैं वहां पर वहां के जो प्रधानाचार्य हैं, वहां के जो अधीक्षक हैं या अधीक्षिका हैं, ये इस बात को जरूर ध्यान में दें कि इन विद्यालयों में नियमित दिनचर्या को अपनाने के लिए बच्चों को तैयार करना, समय पे जगना, समय पे सोना, समय पे भोजन लेना, समय पे तैयारी करना, पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद की गतिविधियों में भी और तमाम अन्य ऐसी एक्टिविटीज को, वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, सेवा के विभिन्न प्रकल्पों के साथ जुड़ना, इन सभी कार्यक्रमों के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के लिए भी अपने आप को तैयार करना। हो सकता है किसी में कोई हुनर है, दबी हुई हुनर है, पता ही नहीं, लेकिन वह व्यक्ति की रुचि है, थोड़ा भी उसको प्लेटफॉर्म मिलेगा तो आगे बढ़ सकता है और सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपके साथ जुड़ करके कार्य कर रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 35 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा स्ट्रक्चर यहां पर खड़ा हुआ है और इतना अच्छा ऑडिटोरियम भी पहले ही वर्ष में आपको प्राप्त हो गया है, जहां पर आपको अपने इंडोर गेम के साथ साथ विद्यालय के किसी भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यहां पे 400 लगभग 500 बच्चों का प्रवेश हो सकता है। वे यहां पे रह करके वे बालिकाएं यहां पढ़ सकती हैं, यहां रहने की व्यवस्था उनकी उपलब्ध होगी, उनको हर प्रकार की सुविधाएं समाज कल्याण विभाग के माध्यम से निरंतर प्राप्त होगा। सर्वोदय बालिका विद्यालय के लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए और क्या कुछ कहा उन्होंने आपने सुना। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।